Yeah, this is the continuation video and we are reading advantages of manure. तो पार्ट जैसा आपने रीड करा कि मैन्योर जो है सॉइल को एनरिच करने में काम में आएगा ऑर्गेनिक मैटर के साथ और न्यूट्रिएंट्स के साथ। इसके अलावा ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करेगा ताकि उसकी यील्ड इंप्रूव हो सके। इसके अलावा ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी सॉइल की उसको भी इंक्रीज करेगा। और इसके अलावा ये हेल्प करेगा ताकि सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव हो सके। टेक्सचर होता है कलर, ठीक है, याद रखना, लिखते रहो साथ साथ ऐसे। इसके अलावा ये हमारे एनवायरनमेंट को भी सेव करेगा ताकि एक्सेसिव यूज हम फर्टिलाइजर का ना करें। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है मैन्योर यानी खाद की कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है। तो मैन्योर को बेटा हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल मटेरियल विच वी आर यूजिंग। इसमें कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट ये खाद के ही वो सब वो हैं आ जाते हैं, ठीक है। कंपोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फॉर्म में वेस्ट मटेरियल जैसे कि काउ डंग, डोमेस्टिक वेस्टेज, सीवेज वेस्टेज इन सबको गड्ढों में भर देते हैं, ठीक है। कंपोस्ट जो है फिर ये एरोबिकली डीकम्पोज होती है ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में जो काफ़ी रिच होती है। ये एरोबिक और एनारोबिक ना ये बैक्टीरिया होते हैं जो इस पे काम करते हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है इसके अंदर हम अर्थवर्म्स को यूज़ करते हैं ताकि जो डीकम्पोजिशन है प्लांट्स का और एनिमल का वो रिफ्यूज़ हो सके, ओके। फिर एक आता है ग्रीन मैन्योर। ऐसे प्लांट जैसे कि सन हेम्प या गुअर इन्हें ग्रो किया जाता है और मल्च किया जाता है। प्लोइंग प्लोइंग होता है जोतना, हिंदी में खेत को ना क्या करते हैं, प्लो करते हैं फील्ड को, राइट। उसके अंदर की जो मिट्टी है ना उसको शफल करते हैं, ठीक है, उसे प्लो करते हैं ताकि जो सीड है वो अंदर जा सके, ओके। तो ये ग्रीन मैन्योर में टर्न किया जा सकता है और ये एनरिच करेगा सॉइल को नाइट्रोजन और फास्फोरस में, याद रखना। फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये प्रोड्यूस किए जाते हैं कमर्शियली केमिकल्स में से जैसे कि एनपीके मैंने पहले भी बताया, याद रखना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। एडवांटेज की बात करूं फर्टिलाइज़र की तो ये अच्छे वेजिटेटिव ग्रोथ और हेल्दी प्लांट्स प्रोड्यूस करने में काम में आते हैं और ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक भी होते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करूं, अगर आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का तो वही पानी उसमें से जो है वो वाटर को भी पोल्यूट करेगा। और लगातार यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से क्या होगा बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होगा सॉइल का उसे हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर वो हार्म हो जाएंगे ड्यू टू फर्टिलाइजर। अब मैं चाहूंगा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ें। It's a farming system in which use of chemicals such as fertilizer, herbicides, pesticides, etc. are reduced. It involves the use of following components: A. Organic manure, B. Recycled farm waste, C. Bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizer, D. Biopesticides such as leaves of neem or turmeric for grain storage, E. Healthy cropping patterns such as mixed cropping, intercropping and crop rotation, which will also help in controlling of growth of weed pests and insects. ओके, ये एक ऐसा फार्मिंग सिस्टम है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें हम केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे बहुत कंपोनेंट आ जा सकते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर, रिसाइकल्ड फॉर्म वेस्टेज आ जाता है, जो भी हमारा मतलब फील्ड है उस पे जो भी प्लांट वगैरह वेस्ट हो गए हैं। बायो एजेंट जैसे कि कल्चर होते हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गे, एल्गे को हिंदी में काई कहते हैं, आपने पानी के ऊपर काई देखी भी होगी, ठीक है, ग्रीन कलर की, वो बायो फर्टिलाइजर बनाने में हेल्प करती है। बायो पेस्टिसाइड जैसे कि जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं नीम की या टर्मरिक होता है हल्दी, बेटा याद रखना है, लिख लो अगर ये नाम नहीं पता तो। ये हम ग्रेन स्टोरेज मतलब उसके लिए यूज़ करते हैं। कई बार ये वीट के अंदर ना नीम की पत्तियां डालते थे, हम छोटे थे, क्योंकि हम ये गेहूं खरीद के लाते थे, उसको स्टोर करते थे पूरा साल, फिर वो साफ कराते थे और
आटा उससे, आजकल तो आटे की बोरी सीधी आती है, आटे का जो मतलब बैग है, हाँ? तो हेल्दी क्रॉपिंग पैटर्न जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग, ये सब टेक्निक्स होती हैं, ये हमने 8 में पढ़ी है। मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, जैसे एक साल आलू उगाया दूसरे साल टमाटो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब हेल्प करेगी ताकि वीड, पेस्ट और इंसेक्ट्स का ग्रोथ जो है कंट्रोल में रह सके, ठीक है। इरिगेशन, भाई किसी भी फील्ड को अगर आपने बड़ा करना है तो सबसे जरूरी है उसमें पानी, ठीक है। इरिगेशन काफ़ी नेसेसरी है, आपको पता है, क्रॉप्स के लिए, क्योंकि ये जो पानी है उसके ग्रोथ के लिए, उसके लिए सोर्सेज, मुझे याद है जब मैं नीलो खेड़ी जाता था, करनाल के आगे एक छोटा सा मतलब जगह है नीलो खेड़ी, तो वन ऑफ माय रिलेटिव वाज लिविंग देयर पार्ट, जब मैं आपकी एज का जाता था हम ट्यूबवेल में 2-2 घंटे तक नहाते रहते थे। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज। अब तो वहाँ भी सब कंस्ट्रक्शन हो गई है, घर वर बन गए हैं, ठीक है। तो भाई फील्ड में सबसे मेन सोर्स ऐसे ट्यूबवेल वगैरह होता है, नियर बाय कैनाल वगैरह का पानी भी लिया जाता है। ये जो अपना नहर है ना, ये वाली, ये 1872 में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, और ये यूपी तक जाती है, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट को पैसे देती है, रेंट देती है, और ये यूपी गवर्नमेंट में जो फील्ड है ना, उसके मतलब वहां पर इरिगेशन पर्पसेस के लिए ये वाला पानी, ये पानी सब साफ हो जाता है, आपको जो भी गंदा दिखता है वो सब क्लीन किया जा सकता है, ठीक है। और भी सोर्सेज हैं जैसे कि वेल्स यानी कि कुएं, ये भी आप लोगों ने यहाँ शहर में तो बहुत कम देखो होंगे, गांव में दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ बेटा पानी मिलता बड़े डेप्थ पे, 200 फीट पे भी पानी नहीं मिलता फरीदाबाद में, तो बोरिंग का वाटर फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, डग भी करते हैं और कुछ मिलता भी नहीं है। तभी आप लोगों की जनरेशन ने ये वेल वगैरह तो नहीं देखे होंगे, पर विलेजेस में जहाँ पानी अच्छी डेप्थ पे मिल जाता है वहाँ अपने आप वो पानी धीरे धीरे ऊपर आता रहता है वेल में, फिर वो यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो वेल में वो सबसे मेन सोर्स होता है पानी का, ट्यूबवेल्स, देखा आया ना ट्यूबवेल्स, ये भी पानी, बोरिंग वाला पानी, अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं, और फिर वो पंप से है ना लिफ्ट अप कर देते हैं, और फील्ड को, जैसे चावल की खेती में ना, पानी खेत में फील्ड में पड़ा होना चाहिए हमेशा हमेशा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत पानी की जरूरत पड़ती है। कैनाल्स, नहरें, जैसे ये नहर ही है भाई, आगरा नहर देखी आपने, है? तो ये वाटर जो है मेन रिवर से या रिजर्वायर से कैरी करेगी कैनाल के द्वारा। अब तो बनती इस समय में बड़ी महंगी बनती है, 1872 में बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, समझे? ऐसे कहते हैं पाकिस्तान में बहुत नहरें बनाई थी अंग्रेजों ने, बहुत ज्यादा। तो पाकिस्तान का जो एरिया है ना, बहुत सारा एरिया, इतनी नहरें बनाई थी कि वहाँ के जो फील्ड है ना, वो कहीं ज्यादा बढ़िया इरिगेशन वहां पर हो पाता है, ठीक है ना। हाँ, इधर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी बेटा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं, रिवर को लेके डिस्प्यूट्स भी चलते रहते हैं, ठीक है। आप पढ़ लेना इस बारे में, आप अपने एसएसटी टीचर से पूछना, ठीक है। तो ये सब ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई चीजें हैं जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं, ओके। तो मतलब ब्रिटिशर्स ने हम पे राज करके हमें एक्सप्लॉइट भी बहुत किया है, लेकिन कई अच्छे काम भी बहुत किए हैं, समझ रहे हो, ये ध्यान रखना। तो विच मे बी अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल कैनाल्स प्रोवाइडिंग वाटर, बेटा आपको पता ही है ये कैनाल ही है, आपको जो नाला लगता है, ड्रेन लगता है, पर ये रियल में कैनाल है, ठीक है। ये सब पानी साफ हो जाता है, राइट। पार्थ, क्या आप पढ़ेंगे रिवर लिफ्ट सिस्टम के बारे में? From the nearby rivers area, water is directly taken to irrigate fields. It is used where insufficient flow from canals अकर occur. Tanks. These are small water storage rainwater रिजर्वॉयर, reservoir, rainwater harvesting, watershed management, building of small check dams which helps in increasing groundwater level and helps in reducing soil erosion. देखो ये रिवर लिफ्ट सिस्टम तो बेटा वहां होगा ना जहाँ कैनाल में एक्स्ट्रा पानी है, फिर पंप लगा के ना, मोटर वगैरह लगा के डायरेक्टली फील्ड में छोड़ देंगे पानी, ओके। टैंक की बात करें, ये आपने बड़े देखे हैं, गर्मियों में जब पानी का इशू होता है तो हम भी टैंक मंगाते हैं भाई। 600 से लेकर 1000 रुपीज़ का एक टैंक आता है, उसकी कुछ पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है, लगभग 5000 लीटर की उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये पहाड़ों पे अगर जाओगे तो वहां पर लोग बहुत रेन वाटर को कंजर्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम लोग रेन वाटर को वेस्ट ही करते रहते हैं, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी बहुत मेथड है।
आपकी रूफटॉप से जो पानी गिरता है, इतना इतना पानी जब बारिशें होती हैं, उसको आप स्टोर कर सकते हैं आगे अंडरग्राउंड टैंक्स में, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करें तो हम स्मॉल चेक डैम्स बना सकते हैं जो हेल्प करेंगे ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज। इंक्रीज करने में और रिड्यूस करेंगे सॉइल इरोजन। ठीक है बेटा, अभी देखो 200 फीट पे पानी नहीं मिलता, तुम्हारी अगली जनरेशन का क्या हाल होगा। बेचारे पानी के लिए तरस जाएंगे। जैसे अगर बेंगलोर वगैरह सिटी में और एक और चेन्नई में पानी का बड़ा इशू है, सुबह बस 15 मिनट के लिए आता है और शाम 15 मिनट के लिए आता है, ठीक है, डायरेक्ट जो वाटर आता है। अभी हरियाणा में तो इतनी दिक्कत है नहीं, जहाँ हम रहते हैं पानी की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है हमें इतनी। ओके, अब बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मिक्स क्रॉपिंग की। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा जो क्रॉप्स हैं साइमल्टेनियसली किसी भी लैंड के पीस पर, मतलब जैसे मान लो मेरा कोई फील्ड है वहाँ पर मैं उगाऊंगा, और मल्टीपल क्रॉप भी मैं उगा सकता हूँ। इस तरीके की जो क्रॉपिंग होती है, इससे फर्टिलिटी सॉइल की काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। जब भी कोई दो क्रॉप्स जो हैं वो प्रॉपरली आप चूज कीजिए, ठीक है, और एक को रिफ्यूज कीजिए, तो वो हेल्प करेंगी एक दूसरे की। ठीक है, वाइस वर्सा क्रॉपिंग एक तरह का इंश्योरेंस है अगेंस्ट क्रॉप फेलियर। क्योंकि अगर वेदर एबनॉर्मल रहेगा या बारिश बहुत हो जाएगी या बारिश ही नहीं होगी, तो कई ऐसे प्लांट है जैसे कि सोयाबीन प्लस पिजन पी, ये आप अपने फील्ड में उगा सकते हो। जैसे मेज के साथ उड़द वाली दाल, ब्लैक ग्राम, ये उगा सकते हो। ग्राउंडनट होता है मूंगफली के साथ सनफ्लावर, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब मिक्स क्रॉपिंग के क्या क्या फायदे हैं बेटा, देखो, एक तो इसमें क्रॉप फेलियर का कोई रिस्क नहीं है, क्रॉप यील्ड भी ये इंक्रीज करता है, और फर्टिलिटी और मिनिमाइजिंग पेस्ट डैमेज को ये, मतलब पेस्ट वाला जो डैमेज होगा पेस्ट से, उसको ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर बात करें इंटरक्रॉपिंग की, तो इंटरक्रॉपिंग एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है कल्टीवेटिंग की, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो क्रॉप्स होगी सेम टाइम पर एक डेफिनेट पैटर्न में उगाई जाएंगी। फिर बात करेंगे रो टाइप इंटरक्रॉपिंग की। इसके अंदर जो क्रॉप्स हैं वो ऑल्टरनेट रोज में उगाई जाएंगी, ठीक है। इसे हम एले क्रॉपिंग भी कहते हैं। वैरायटी होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग का, ठीक है, जहाँ पर मल्टीपल रोज या स्ट्रिप्स जो हैं एक क्रॉप की, वो दूसरे क्रॉप के साथ उगाई जाती हैं। और इंटर क्रॉपिंग में हम सोइंग की प्रैक्टिस को यूज़ करेंगे, जिसमें कोई भी फास्ट ग्रोइंग क्रॉप जो है वो एक स्लो ग्रोइंग क्रॉप के साथ करी जाएगी और फिर हार्वेस्ट की जाएगी। तो इसे मिक्स क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी पिक्स देखना, बड़ा आसान है, देखो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे कि अगर आप मान लो मिक्स क्रॉपिंग देखना चाहते हैं, मिक्स क्रॉपिंग, ओके, तो बस ऐसे जाइए और इसकी इमेजेस देख लीजिए। तो मिक्स क्रॉपिंग में आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके की मिक्स क्रॉपिंग है। तो जस्ट किसी भी चीज़ की, तो यू कैन गूगल इट इजीली। ओके, तो इस प्रकार आप कर लेंगे कि नहीं? हाँ, ये बहुत इजी सी बात है, ठीक है। तो इसके बाद याद रखिएगा कि जो भी क्रॉप्स आप चूज कर रहे हैं, जिनका न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ऐसा होता क्यों है, ताकि हम यू नो मैक्सिमम सॉइल न्यूट्रेंट उसमें हो सके। पानी की भी ज़रूरत होती है, रूटिंग पैटर्न की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो भी एडवांटेज हमने मेंशन कर दी मिक्स क्रॉपिंग के लिए। इंटर क्रॉपिंग की भी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है वेल डिफाइंड पैटर्न ऑफ क्रॉप्स की वजह से, और हार्वेस्टिंग जो होता है क्रॉप का वो भी काफ़ी इजी होता है, राइट, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करेंगे एक और टेक्निक की, क्रॉप रोटेशन। ये बड़ी सिंपल सी है, इसमें ना अलग अलग क्रॉप बदल बदल के उगाई जाती हैं, ठीक है ना, फील्ड में। तो क्रॉप रोटेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम एक डिसिमिलर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करेंगे सेम एरिया में, लेकिन अलग अलग सीजन में। इसके बहुत बेनिफिट होते हैं, ताकि जो हम अवॉइड कर सकें जो भी पैथोजेंस, ये मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया की बात कर रहा है, जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, पैथोजन और पेस्ट जो हैं, इससे हम बच सकें।
क्योंकि ये ऑफनली अकर करता है जब एक स्पीशी लगातार ही, मतलब आप एक ही खेत में ना एक ही तरीके की क्रॉप उगाते रहोगे, उससे वैसे भी न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। मान ले बेटा तेरा फील्ड है, तू हर साल टमाटर ही उगा रहा है, तो वो तेरी जो यील्ड है ना, प्रोडक्शन, वो डिक्रीज करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी, ध्यान रखियो। तो क्रॉप रोटेशन से जो है बैलेंस बना रहेगा, जो भी फर्टिलिटी डिमांड्स हैं, जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है सॉइल का, आपके फील्ड का, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव डेप्लेशन, डेप्लेशन होता है जो कमी हो जाएगी, ठीक है ना, कमियां, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ पार्ट ताकि आप समझ सकें अच्छे से, ठीक है। जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स में जो कमी हो जाएगी, जो डिप्लीट हो जाएंगी, वो भी बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। एक ट्रेडिशनल कंपोनेंट है क्रॉप रोटेशन का, दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन थ्रू द यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर। और सीरियल्स और बाकी जो क्रॉप हैं, क्रॉप रोटेशन जो है सॉइल स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करेगा और फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा बाय डीप रूटेड एंड शैलो रूटेड प्लांट्स। अब मैं चाहूंगा पार्थ आप इसके एडवांटेज पढ़ लें। Crop rotation avoids a decrease in soil fertility, as growing the same crop repeatedly in the same place eventually depletes the soil of various nutrients. A crop that leaches the soil of one kind of nutrient is followed during the next growing season by a dissimilar crop. ओके, थैंक यू पार्थ। तो क्रॉप रोटेशन जो है वो सॉइल फर्टिलिटी के डिक्रीज होने को अवॉइड करता है। अगर सेम क्रॉप आप लगातार एक ही जगह पर, एक ही फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, तो वो सॉइल के बहुत सारे जो न्यूट्रेंट्स हैं उसमें कमी ले आएगा, ठीक है। एक ऐसी क्रॉप जो लीच कर रही है सॉइल को, एक ही तरीके के न्यूट्रेंट्स में, एक ही तरीके के न्यूट्रेंट्स उसमें से निकाल रही है, तो अगले सीजन में क्या होगा, अगर मैं कोई डिसिमिलर क्रॉप वहां पर ग्रो करूंगा, तो वो जो न्यूट्रेंट निकाला गया था पहली सॉइल के द्वारा वो पूरा हो जाएगा, उसकी कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मान ले कॉटन है, तो जो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, फार्मर जो है अपने फील्ड में लगातार प्रोडक्शन जारी रखते हैं विदाउट द नीड टू लेट देम ले फेलो। सबसे बढ़िया बात यह, एग्रीकल्चर करना शुरू करेगा ना बेटा, पहले तो सरकार ने फ्री में बांटे थे खेत वेत सब, कि बस तुम फार्मरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, और इस पे कोई टैक्स भी नहीं लगता, समझा। मैं अगर इनकम करूंगा तो उस पर टैक्स लगेगा, पर अगर मैं फार्मिंग करूंगा तो कोई टैक्स नहीं लगता एग्रीकल्चर पे। बेटा चक्कर ये, इंडिया है ना फार्मर्स की ही कंट्री है, और हम पूरे की तरह इन्हीं पे डिपेंडेंट है। 70% लोग हैं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली फार्मिंग से ही जुड़े हुए हैं इंडिया में, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का यूज, इन ये सब जो भी मतलब पैसा फालतू लग रहा है, ये सब नहीं लगेगा। तो रोटेटिंग क्रॉप जो है न्यूट्रेंट भी ऐड करती है सॉइल के अंदर। बात करेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट की। जब भी जो क्रॉप है फील्ड के अंदर, उसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है वीड के अगेंस्ट। वीड होते हैं अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को चुराते हैं। खा जाते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में पता क्या कहते हैं, खरपतवार। क्या कहते हैं? खरपतवार। खरपतवार, आई रिमेम्बर। ये न्यूट्रिएंट्स को, इसमें जेंथियम, पेरेंथियम, ये जो है हार्मफुल वीड्स होते हैं, क्योंकि ये बाकी जो अच्छे वाले प्लांट्स है ना, उनका फूड, स्पेस, लाइट सब छीन लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्रॉप प्रोडक्शन क्या होगा, उस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट, ये प्लांट को 3 तरीके से खराब करती है, कट रूट, स्टेम पर, तने पर, लीफ मतलब पत्तियों पर, सक सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट, और उनको बोर कर देगी स्टेम और फ्रूट्स में। पैथोजेंस मैंने पहले बताया कि ये ऐसे माइक्रोब होते हैं जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, ये डिसीज कॉज करते हैं, और जो स्पोर्स, यानी कि जो स्पोर्स होंगे इन पैथोजेंस के, वो ट्रांसमिट हो जाएंगे सॉइल, वाटर और एयर के द्वारा। तो अगर आपको इन्हें कंट्रोल करना है तो आपको जरूरत पड़ेगी हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स, इन सब की, ओके। वीड कंट्रोल की बात करें तो ऐसे मेथड हैं जिनसे हम मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं हर्बिसाइड के यूज को समर प्लोइंग में। इन्हें हम प्लो कर सकते हैं डीप इन द समर। इसके प्रिवेंशन की मैं बात करूं बेटा, तो प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन होना चाहिए, टाइमली
क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग जो है क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, या रेजिस्टेंस यूज होना चाहिए, रेजिस्टेंट वेराइटीज का, ठीक है ना, इन सब का। और समर प्लोइंग जो है ये सब होनी चाहिए। ओके, अभी तो जो है ना आपका बेटा ये बस यहीं तक आ रहा है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन से पहले तो मैं यहीं तक खत्म करा रहा हूँ, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री वाला हम फिर बाद में कर लेंगे। ओके, तो पार्थ अभी यहाँ तक आ रहा है, पहले यहीं तक फिनिश करते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अब ग्रेन बेटा कैसे स्टोर किया जाता है, देखो बहुत सारे फैक्टर हैं ग्रेन के लिए, ठीक है ना। ग्रेन लॉस के लिए बायोटिक, ये बड़े वो होते हैं, पता क्या करते हैं, जानबूझ के अनाज को, व्हीट को सड़ाते हैं ताकि वो शराब बनाने में, इथेनॉल बनाने में काम में आता है, और फिर उसका जो वो बैग होता है ना वो कंपैरेटिवली सस्ता बिकता है। आप मेरे यहाँ कभी आओगे ना NIT 2, मतलब सैनिक कॉलोनी से, मस्जिद से आप NIT 2 साइड की तरफ आओगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर ऐसे मतलब व्हीट को स्टोर किया जाता है। बड़े बड़े सिलेंड्रिकल बने हुए वो हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो याद रखना ग्रेन लॉस के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि इंसेक्ट, रोडेंट, ये हो जाते हैं आपके चूहे, ठीक है, राइट, ये बहुत खराब करते हैं किसी भी फील्ड को, माइट्स, बैक्टीरिया। और एबायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे मॉइस्चर और टेम्परेचर की वजह से जो खराब होता है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव इफेक्ट इन फैक्टर्स के, तो इससे क्वालिटी में डिग्रेडेशन आएगा, वेट में लॉस आएगा, जर्मिनेबिलिटी, जो मतलब बीज का पनपना है वो पुअर होता जाएगा, डिसकलरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केटेबिलिटी उसकी पुअर होगी। तो ऐसे क्या मेथड हैं जिससे मैं ग्रेन्स को स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मेथड है क्लीनिंग ऑफ, मतलब स्टोरेज से पहले उसे क्लीन करूँ, उसे ड्राई करूं सनलाइट में, और उसके बाद उसके अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है, क्योंकि मैंने बताया ना पानी में खराब हो जाता है बेटा ग्रेन। ओके, फ्यूमिगेशन, ये सब केमिकल मैं यूज करूं ताकि पेस्ट को किल कर सकूं। तो अभी पार्थ आपका इतना आ रहा है, तो अभी हम यहां तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।